मैंने एम्प्लॉयज़ हायर नहीं किए, मैंने अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स डेवलप किए। अगर फाउंडर अपने कोर ऑपरेशंस के अंदर ही इन्वॉल्व रहेगा तो वो बिजनेस को बढ़ाएगा कब? थोड़ी देर से पहले आपका शार्क टैंक पाकिस्तान में जाना हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने लोगों को अब तक फंडिंग मिल गई? इज देयर एनीवन? क्या उन 100 में से कोई एक भी इस काबिल नहीं था? शार्क टैंक की जो एक ब्रांड है वो डैमेज तो नहीं हुई पाकिस्तान में? आई एम अफ्रेड कि जिस वक्त ये पता चलेगा। मिलते हैं उमर हसन से, एक सीजन्ड विजनरी जिन्होंने एचआर, एडमिन और ऑपरेशंस के रोल्स में 20 साल से ज्यादा सर्व किया है। फाउंडर हैं खुद मुहाफिज के। उनकी जर्नी एक पावरफुल ब्लेंड है लीडरशिप, रेजिलियंस और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट की। आपके शोज होते हैं रमजान में, वो कहते हैं बाइक दे दें, प्लीज दे दें, लिटरली भीख मांग रहे होते हैं। इसने आपकी सोसाइटी पे कितना मनफी असर डेवलप किए हैं। सस्ते फेम के लिए घर वालों के साथ नेशनल मीडिया के ऊपर कोई डांस कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फैमिली को और अपनी वालदा को डांस करवा रहा है और उससे पैसे बनवा रहा है। तो ये तो एक माशरती इन्हतात है जिसकी तरफ पाकिस्तान जा रहा है। अवाम जो है वो शो में पैसे मांग रही होती है और वजीर आजम दूसरे मुल्कों में मांग रहा होता है। कि वाकई कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है या ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, लोग अपनी ब्रांड बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं। आपने आज तक देखा किसी को आईफोन बांटते हैं? और जिसने पैसे मेहनत से बनाए होते हैं वो फेंकता थोड़ी है। टीचिंग को एज अ प्रोफेशन परस्यू क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में टीचर वो बनता है जिसको कहीं पर नौकरी नहीं मिलती या जिसको कोई काम नहीं आता। टीचर तो बेसिकली सोसाइटी को बनाता है, तो पाकिस्तान में इतने खराब हालत में क्यों है टीचर्स? पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल ओनर्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जिनका तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, तो उन्होंने तालीम को बेचा है। जो यंग हमारे प्रोफेशनल आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे, जो लीडरशिप में आना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं? अच्छा, शुरुआत से शुरू करते हैं। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और ये एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा? बैचलर्स मेरा जो है वो आईटी में, और फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं एक बात बड़ी क्लियर बताऊं कि आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। एक बिल्कुल मीडियोकर लेवल का स्टूडेंट जिसने चांद रात पे पढ़ के पास होने वाला। यू नो हाउ इट वर्क्स। और वही बस 60-70% किसी तरह से पहुंच के और पूरा साल बस। तो एट दैट टाइम मेरा जो ग्रेजुएशन है इट वाज बैक इन 2003 और बड़ा बूम था आईटी साइड का। आईटी की फील्ड इवॉल्व हो रही थी पाकिस्तान के अंदर और सिलसिला जो है वो बस स्टार्ट हुआ था। और अपेरेंटली जो है जो आज बूम है वो हमें उस वक्त दिख रहा था। तो आई गो फॉर द आईटी साइड। और लेकिन जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और फिर मैं पढ़ाता भी रहा सेम। आई यूज्ड टू टीच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑल दैट स्टफ। एक डीआईटी का बड़ा मशहूर कोर्स उस वक्त हुआ करता था, एसडीसी ने अनाउंस किया हुआ था। आई यूज्ड टू टीच दैट इन मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस सबको। लेकिन आफ्टर दैट आई जस्ट रियलाइज कि यार ये आईटी का स्किल एक ज़रूरी तो है, ये फ्यूचरिस्टिक स्किल तो है, बट देयर इज समथिंग के जो मैं इससे बेहतर करना चाहता हूँ। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि ये वो चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी में मैंने करनी है। आईटी कुड बी अ टूल इन असिस्टिंग, बट इट शुड नॉट बी माई मेन ब्रेड एंड बटर और इट शुड नॉट बी माई मेन प्रोफेशन। तो उसके फ़ौरन बाद ही मैं जो हूँ वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड के ऊपर और एचआर की साइड के ऊपर जॉब पे चला गया था। और वन ऑफ द की रियलिटीज़ इज़ कि उस वक्त इतनी शायद जॉब्स भी नहीं थी जितनी आज ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग के और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के। एट दैट मोमेंट वो तो स्टार्ट हो रहा था। फिर मैंने वो पढ़ना वरना जी बीच में वो एक ब्रेक आ गया और हम जो हैं वो एक दुनिया की रेस में लग गए कि जी आपने घर भी सपोर्ट करना है और फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है सब। लेकिन 6-7 साल बाद गुजारने के बाद आई जस्ट रियलाइज़ कि नहीं यार अभी कुछ थोड़ा सा जो है वो पढ़ना रह गया है। और उसमें भी मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि मैंने भी शायद ना इस आई जस्ट टुक इट एज एन चैलेंज। वो मेरी वालदा मुझे बड़ा परसुएड करती थी, जैसे हमारी फैमिलीज़ में होता है ना, तुम देखो उसके बच्चे ने मास्टर्स किया है, तुम देखो उसने ऐसे किया है। तो मैं कहता था अम्मा ये पढ़ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं अगर पढ़ना चाहूँगा तो मैं पढ़ लूँगा। तो एट दैट मोमेंट शी डोंट वो इस पर बिलीव नहीं करती थी कि ये जो बच्चा मेरा कह रहा है ना, कहती नहीं मेरे बच्चे के पास जो है वो एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी। तो 6-7 साल के बाद कुछ पैसे वैसे हमने बना लिए थे, जॉब स्टेबल हो गई थी चीज़ें। तो आई थॉट कि चलो जी अब दोबारा से पढ़ना शुरू कर देते हैं।
तो हमने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। और ज़बरदस्त चीज़ ये रही कि वो स्टूडेंट जिसने कभी बहुत ही मीडियोकर लेवल का रहा, उसने इसको एज एन चैलेंज लेके, और फिर मैंने अपनी वालदा से कहा, मैंने कहा देखें अभी मैंने ये स्टार्ट किया है और अब मैं आपको इसमें डिस्टिंक्शन से पास होकर दिखाऊंगा। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पास होना भी एक मुश्किल काम है। मतलब वहाँ पर एडमिशन सबको मिल जाता है लेकिन पास ज़रा कम कम लोग होते हैं, मेहनत बहुत कराते हैं लोग। तो जो शुरू के 2 सेमेस्टर्स थे उसमें मेरे सारे एज एंड बी प्लसेस बने, लेकिन जॉब साथ में करनी है, फैमिली को साथ देखना है, बच्चों को साथ देखना है, तो अगर आपने इतना पढ़ने आप लगे तो फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर मैंने 2 सेमेस्टर के बाद अपनी वालदा को कहा कि देखें जी, मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया कि मैं यहाँ तक भी पढ़ सकता हूँ, अब मैं उतना पढ़ूंगा जितना पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने आपकी जो है वो ख्वाहिश पूरी करनी है इंस्टेड ऑफ के एक मैं करता। लेकिन दैट्स अ सेपरेट थिंग कि उस डिग्री ने मुझे जो है प्रोफेशनली बहुत हेल्प आउट किया, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, बहुत सारे नेटवर्क्स को अनलॉक करने में। आज जैसे अगर मैं दुनिया को थोड़ा सा डिफरेंटली देख रहा हूँ तो उसमें एक बड़ा आपका किरदार जो है वो यूनिवर्सिटी का होता है, नो डाउट इन इट। तो पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए भी, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हमारे जैसे पढ़ रहे होते हैं उन वो यूजुअली इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि जी ये वाली डिग्री मिल जाएगी तो ऑफिस में प्रमोशन हो जाएगा। वो हम पढ़ने के लिए और अपने आप को की कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए कम, और वो डिग्री के लिए ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, जो आज भी मुझे यूनिवर्सिटी में नज़र आता है। इट वॉज हाउ कि जी वो फिर मास्टर्स हो गया, और मास्टर्स के बाद थिंग्स वर गोइंग फ्रॉम फॉर द एडमिन एंड HR साइड। बड़ी अच्छी नौकरी वोकरी थी। आई यूज टू ड्रॉ 6 डिजिट सैलरी, और इट वाज क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो आपको कमांड बहुत मिलती है। HR वाले तो आपको पता है ना, वो ज़रा ट्रैफिक पुलिस टाइप के होते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आप समझ लें कि वो रेंजर्स कैटेगरी में चली जाती है, सारे इख्तियारात उनके पास ज़्यादा होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बड़ा मज़े का था, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एसेट्स मिलना जुलना, और फिर क्योंकि वो एक पीपल मैनेजमेंट का शुरू से बड़ा क्रेज़ रहा है, लोगों से मिलने का बहुत शौक़ रहा है, और लोगों के लिए काम करने का लिए बड़ा शौक़ रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का फिर वो साइड ज़्यादा चलती रही। HR के कोर रोल्स मुझे जब भी ऑफ़र हुए, आई नेवर यूज टू गो फॉर इट। मतलब उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ हो, वो हाथ में ना शायद डंडा पकड़ना मज़ा आता है, उसके अंदर पावर का अपना मज़ा है। तो देन फिर वो सारा चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान में फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ है ना, वैसे तो हम क्योंकि दिल्ली वाले बैकग्राउंड से हमारे यहाँ ना बिज़नेस होता है, और बिज़नेस तो मैं उस वक्त भी करता था जब हम बिल्कुल ही मेरा ख्याल है मैंने इंटर किया था, उसके बाद से मैंने छोटे छोटे बिजनेसेस ज़रूर करने शुरू किए थे। इवन यहाँ तक कि वो रमज़ानों में हमने जो है वो ईद कार्ड का स्टॉल लगा के बेचा। उस टाइम ईद कार्ड्स बड़े बिकते थे, आज तो वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। और इस तरह के डिफरेंट मेरे बिजनेसेस का था साथ साथ। कभी मोबाइल बिजनेस में मैंने काम किया, हेल्थ के अंदर क्लिनिक्स डेवलप करके उस पर काम किया। कुछ में लॉसेस हुए, कुछ में पैसे कमाए, लेकिन बिजनेस का एक था कि एक्यूमेन के बिजनेस करना है। लेकिन क्योंकि जब आप जॉब करने लगते हैं तो आपको ना वो एक हर महीने एक ट्रैंक्विलाइजर का टीका लग जाता है। जब पहली तारीख को आपकी सैलरी आती है, आप कहते हो यार क्या ज़रूरत है, इतना ज़बरदस्त कंफर्ट जोन है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, और आप बैठे बैठे 2-3 लाख रुपए वैसे ही अकाउंट में आ जाते हैं। घूमने के लिए अच्छी गाड़ी आपको मिली भी होती है, लैपटॉप, पेट्रोल और बहुत सारी चीज़ें। उसमें आप कहीं ना बीच में आई थिंक कि आप खो जाते हैं, और फिर आप मुख्तलिफ इंसिडेंट्स आपको कहीं रियलाइज़ करवाते हैं कि नहीं यार, आप अपने उस मकसद पे नहीं है जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको दुनिया में भेजा है। वो मकसद कुछ बड़ा है, वो मकसद शायद कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना है। वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। डिस्पाइट के आई लव टू अर्न मनी, और मुझे उन लोगों से भी प्यार है जो लोग पैसे बनाते हैं, लेकिन साथ में वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो कॉज क्रिएट करना, या उस कॉज पे काम करना जिस पे आपका सिर्फ बेनिफिट ना हो रहा हो, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए हजारों लाखों लोगों का हो रहा हो, आपके मुल्क को फायदा हो रहा हो, आपके लोगों को फायदा हो रहा हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब्स चल रही थी 2014 में। एक बड़ा
इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में जिसको आज भी हम जो है वो ब्लैक डे के नाम से याद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एपीएस अटैक की, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से जिसको कहा जाता है। मेरा कभी स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। आई यूज टू बी अ 125 kg मैन। अगर मेरी कोई पुरानी तस्वीर लोग देख लें तो वैसे ही घबरा जाएं कि ये बिल्कुल एक फुटबॉल टाइप का आदमी है। कभी मेरा हेल्थ साइड के ऊपर फोकस भी नहीं रहा। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद आई जस्ट थॉट के यार कुछ तो होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी समथिंग, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर हमारे बच्चे, हमारी ये टीचर्स, हमारी फीमेल्स, हमारे मुख्तलिफ हमारे लोग, इनको पता हो कि अपना दिफा कैसे करना है, अपना बचाव कैसे करना है, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। तो ये एक वेग सा आइडिया, एक चीज थी जो जहन में थी। करना क्या है, आई नेवर न्यू दैट। वो आगे जाकर खुद मुहाफिज बन जाएगा, आई नेवर न्यू दैट। मैं कभी ये नहीं कहता कि जी आई वाज सो मच विजनरी मतलब 20 साल पहले भी कि मुझे पता था कि आज मैंने खुद मुहाफिज बनाना है और वो इतना बड़ा हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता था ये बनेगा, मुझे नहीं पता था। ये अल्लाह ने जब आपसे कोई काम करवाना होता है तो आपको उस तरफ मुतवज्जे कर देता है। तो दैट वाज द थिंग कि मतलब ये एक मेन मोटिवेशन थी और जॉब्स हम कर रहे थे साथ साथ। एंड देन 2020 में अल्टीमेटली जो है वो हमने इसको फाइनली लॉकडाउन में ही लॉन्च किया हमने से, क्योंकि लॉकडाउन में एक टाइम मिल गया। उस टाइम में पूरी दुनिया के पास कुछ काम नहीं था करने के लिए, तो हमारे जैसा आदमी जिसको जॉब करते हुए भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी हो, साथ में कुछ पार्ट टाइम एक्टिविटी करनी हो, वो कैसे पूरे 12 घंटे बैठ सकता है घर, मतलब 24 घंटे आप घर में बंद हो। एट दैट मोमेंट हमने इस आइडिया को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन साइट के ऊपर इसको सोचना शुरू किया कि यार अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। और सिर्फ इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं करें कि जैसे पाकिस्तान में सोशल इम्पैक्ट्स चलते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो चलते हैं डोनेशंस के ऊपर, वो चलते हैं बेचारगी दिखाने के ऊपर। आपने देखा है ना कि पाकिस्तान में जो डोनेशन कॉल, मतलब सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स तो एक वैसे ही नापैद हैं पाकिस्तान में, इसीलिए आपको सोशल इम्पैक्ट के वीसीज भी नहीं मिलते। आप अभी जाएं गूगल पे सर्च करें पाकिस्तान में, देख लें आप कितने वीसीज आपको नजर आएंगे जो सोशल इम्पैक्ट के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। हमने उसको इस तरह से, क्योंकि अब ये सारी जो मेरी बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन थी, इट हेल्प्ड मी। वो मेरा बैचलर्स आईटी में था, या मेरे पीपल मैनेजमेंट स्किल्स थे, या मेरा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एक्सपीरियंस मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज से गैदर किया, दैट हेल्प मी इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट। नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, उसकी एग्जीक्यूशन, उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाना और फिर उसको स्केल अप करना। तो वहाँ से फिर हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टार्ट किया। बिल्कुल एक बेस, बहुत ही मामूली सी इन्वेस्टमेंट से हमने उसको स्टार्ट किया था। और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिर्फ कस्टमर बेस मोर देन 30,000 का है। हमारा पेइंग कस्टमर 30,000 का है, जो अच्छे, मतलब एज एन जो हमारे यहाँ हमारी तरह के सर्विस बेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो यूजुअली अल्लाह वहाँ तक नहीं पहुँचाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अल्लाह ने करवाना था, तो इट्स अ ब्लेसिंग। आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि वो हमें मिला और फिर हमने उसको स्केल अप किया और चले हम आगे। अच्छा, टीचिंग के अंदर आपने कदम रखा, तो टीचिंग को एज अ प्रोफेशन परस्यू क्यों नहीं किया? टीचर्स है ना पाकिस्तान में, हमें शुरू से आदत है थोड़ा सा वो कंट्रोलिंग और उसका टीचर्स का। मुझे मतलब पाकिस्तान में मुझे लगता है टीचर्स जो है ना, ये बेचारा वो तबका है जो सबसे ज्यादा ना, मतलब पाकिस्तान में टीचर वो बनता है जिसको कहीं पर नौकरी नहीं मिलती या जिसको कोई काम नहीं आता। दो प्रोफेशंस ऐसे हैं, या तो इंश्योरेंस एजेंट बनता है वो, या फिर वो टीचर बनता है। तो मुझे जो है वो नौकरी भी करनी आती थी, मुझे बिजनेस भी करना आता था। तो टीचर तो बेसिकली सोसाइटी को बनाता है, तो पाकिस्तान में इतने भराव हालत में क्यों है टीचर से हालत? जुल्म है आज जो, अगर आपको मतलब दैट वाज माय लास्ट कमेंट वाज ऑन वेरी लाइटर नोट। लेकिन ये जो टीचर्स का इस वक्त, ये जो आपको माशरे की ज़बू हाली नजर आती है ना, ये जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन आपको रोड्स के ऊपर नजर आती है कि वो रॉन्ग साइड भी जा रहा होगा तब भी जो है वो ही इज कन्विंस्ड कि वो ठीक है, उसमें बैकग्राउंड में अच्छे टीचर्स से ना पढ़ा हुआ होना है, अच्छी एजुकेशन का ना होना है। क्योंकि जो स्कूल मालकान हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो आपको किस तरह का सिस्टम मिलेगा
कि टीचर इज जस्ट लाइक अ दिहाड़ीदार मजदूर। जिस दिन वो छुट्टी करेगा उसकी सैलरी डिडक्ट होगी। मालकान दुआ करते हैं कि ये जो है ना वो 3 दिन लेट आए ताकि एक दिन की उसकी तनख्वाह काट ली जाए। पाकिस्तान के अंदर जो स्कूल ओनर्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जिनका तालीम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, तो उन्होंने तालीम को बेचा है। उसी वजह से क्योंकि टीचर्स के पास वो राइट रिसोर्सेज नहीं थे कि वो जनरेट करते और उससे वो बिजनेस क्रिएट करते, तो वो उनके अंडर में चले गए। तो सो दैट इज, अब देखें यहाँ से भी ना एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ निकलती है जो टीचर्स, मतलब बिल्डिंग अ बिजनेस, डूइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग एल्स, और पढ़ाना इज अ डिफरेंट स्किल। टीचर्स का जो मुकाम होना चाहिए था वो माशरे में है नहीं, और टीचर्स अपना वो मुकाम लेने से इसलिए कासिर हैं क्योंकि उन्हें वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी आती नहीं है। सो आई थिंक दीज आर द 2 मेजर रीजंस कि टीचर्स जो हैं वो हमारे यहाँ बहुत ही बेचारगी के आलम में। और अब तो आपको मालूम है कि टीचर्स की जैसे भर्तियां होती हैं, आप चले जाएं, अभी चंद दिन के बाद जो है वो समर वेकेशंस आ जाएंगी। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर 90% टीचर्स हैं, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे 2 महीने के लिए। जब मोटिवेशन ही नहीं होगी एक टीचर को, अगर उसका घर चलेगा तो वो आगे मोटिवेशन से बच्चे को पढ़ाएगा या कोई काम तो करेगा। ये लोग बेरोजगार क्यों होंगे? स्कूल तो कहते हैं फीस लेते हैं, यहाँ तो मुझे पता है जून जुलाई की। स्कूल लेता है ना, टीचर्स को नहीं देता। देयर इज 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं देता? टीचर्स को अपने लिए स्टैंड करना नहीं आता, मतलब कि वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करवाएं। और क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऑन अ होल करप्ट है, ना सिर्फ स्कूल्स के लेवल पे बल्कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, तो उस चीज को कौन देखेगा? देखें, अगर आज पाकिस्तान कहीं पर हम कहते हैं कि पीछे है या पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह तालीम का ना होना भी तो है। और वो तालीम, मतलब वो जहालत आपने कैसे लोगों ने जो है वो क्रिएट की है। ये आज से 40 साल पहले तो ऐसा नहीं था, आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था। ये पिछले 15-20 साल में इस शोबे को, इस डिपार्टमेंट को, एजुकेशन सिस्टम को मैं समझता हूँ कि डेलिबरेटली खराब किया गया है। अब आगे जाके, मतलब कोर्स को तो आप छोड़ देना, ये तो मैं बेसिक क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कितने टीचर्स हैं स्कूल में जिनकी बेसिक, अगर मॉन्टेसरी पढ़ा रही है टीचर तो वो मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस है, या अगर वो थोड़ा सा मिडिल या हायर एजुकेशन में तो उस B.Ed M.Ed किया हुआ है वो टीचर। ऐसे कितने लोग हैं? लोग आते, मतलब अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मैं अच्छे पैसे बना सकता हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं टीचिंग करूँगा। जब ना हाई पेड सैलरीज हैं, ना सिक्योर जॉब्स हैं, ना उनको वो बेसिक सहूलियात मौजूद हैं जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर अपने आम एम्प्लॉय को देता है, तो वो मोटिवेशन तो कहीं भी नहीं रहेगी या वो टीचर की क्वालिटी तो कहीं भी नहीं रहेगी। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जिसको कोई काम नहीं आता वो 2 काम करता है, या तो वो इंश्योरेंस एजेंट बनता है या वो फिर टीचर बन जाता है। सही। अच्छा, 2000 के अंदर जो टेक्नोलॉजी का नाम ही कम लोगों ने सुना था, तो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर कदम रखता है? टेक्नोलॉजी वाज समथिंग फ्यूचरिस्टिक, और फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में काम करने का शायद कुछ मज़ा आता है, या इट वाज समथिंग, जैसे आज मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में चंद लोग कर रहे हैं। हाँ, 15 साल के बाद बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो मैंने इस चीज़ को 5-6 साल 7 साल पहले परसीव किया और फिर अब इम्प्लीमेंट किया। तो आई थिंक एक वो वाला एस्पेक्ट था। फिर मुझे ये तो मालूम था कि आगे जाके चीज़ें ऑटोमेट किसी ना किसी लेवल पे होनी है, और अगर आपको बेसिक कंप्यूटर का यूज़ नहीं आता तो यू वुड बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। फिर आपको तो कोई मिलेगा ही नहीं जो आपको, मतलब फिर आपको जो है वो एक आदमी रखना पड़ेगा जो आपके लिए ईमेल टाइप कर दे और आपके लिए जो है वो कुछ लेटर लिख दे और सारी चीज़ें कर दे। ये मतलब वो तो बेसिक चीज़ें भी आप नहीं कर सकते। तो इट वाज समथिंग कि मुझे लगता था कि यार ये टेक्नोलॉजी साइड पे ना ये काम होना है, ये सिर्फ कहानी डॉक्टर इंजीनियर तक ना महदूद नहीं रहेगी। अच्छा, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम जब पाकिस्तान में करते हैं तो आपसे पहले भी 1-2 एंटरप्रेन्योर के साथ बैठना हुआ, वो भी कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे एक इंटरव्यू हुआ अली साहब से, वो टिम का एक रोबोट बनाते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे भी बातचीत में यही एहसास हुआ कि पाकिस्तान के अंदर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, और सोसाइटी भी उनको कोई ग्रेटर प्लेटफॉर्म पे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं समथिंग कोई नई चीज़ कर ली है।
ऑन द अदर हैंड हम इसी शहर में, इसी मुल्क के अंदर देखते हैं कि लंबे लंबे दस्तरखान लगते हैं, लोग खाना बैठ के उस पर खाते हैं। फिर ये भी इल्ज़ाम लगता है क्रिमिनल लोग आते हैं, वो उस पर खाना खाते हैं, फिर लोगों को लूटते हैं शहर के। तो लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करने को क्यों विलिंग नहीं है? और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, उस पे क्यों नहीं है विलिंग? ये सिर्फ हमारे नज़दीक ये क्यों हो गया बस लोग गरीब को खाना खिला दो, गरीब को भीख दे दो, उसको पैसे दे दो, ना कि हम उसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में भी कर सकते हैं, उनके अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं ताकि वो कोई प्रोडक्टिव काम करें सोसाइटी के अंदर। देखें, इंसान का डिज़ाइन ऐसा है कि उसको वो चौधरी या मलिक साहब बनना ना अच्छा लगता है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सामने कोई हाथ फैलाए और मैं जो हूँ वो जेब से निकाल के उसको कुछ दूँ और फिर मैं अपने आप को फ़ील कराऊँ कि यार देखो मैंने इसका जो है वो राशन डाला है, या मुझे लोग कहें कि जी वाह वाह क्या ज़बरदस्त आप जो हैं वो नेक आदमी हैं। तो वो एक अपनी तारीफ़ वाला एस्पेक्ट है। और फिर अब तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा ये इस मौजू पे लोग कम बात करते हैं, लेकिन आपने सवाल कर दिया है तो मैं समझता हूँ कि जो जितना मुझे मालूम है मुझे बताना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर पाकिस्तान में ना इर्रेगुलर मनी बहुत है, और उस इर्रेगुलर मनी को यूटिलाइज करने के लिए आपको जगहें चाहिए। अब दस्तरखान इज़ द ईजिएस्ट फॉर्मेट ना। आप कभी क्लेम भी नहीं कर सकते कि आपके दस्तरखान पे किसी ने एक रोटी खाई है कि 1000 खाई है। आसान तरीका है, बाहर से पैसे लाओ, उसको घुमाओ, ड्राई क्लीन करो और इकोनॉमी में इंजेक्ट कर दो। और यही सब हो रहा है। और ऐसा नहीं है, ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये लोगों को पता नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन बात नहीं करते ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसीज को नहीं पता, ऐसा नहीं है कि हमारे आम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये एक मुजरिमाना खामोशी है इशराफिया को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा करप्ट सिस्टम है वो पूरा का पूरा इससे बेनिफिट उठाता है। तो दो एस्पेक्ट्स मुझे लगते हैं इसके अंदर। एक ये कि हम लोगों को बढ़ता हुआ इसलिए नहीं देखना चाहते कि फिर हमें बड़ा कौन मानेगा। अगर हमने उसको खुद ही सिखा दिया अपने पाँव पे खड़ा होना, फिर तो वो नहीं झुकेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये वाले आसान हरबे हम इसलिए ऑप्ट करते हैं, जो इरेगुलर मनी का फ्लो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, उसको रेगुलराइज करना आसान होता है। और जिसके लिए जो आप देखते हैं कि हर थोड़े दिन के बाद एक नया चेहरा लॉन्च होता है और जी वो मसीहा के तौर के ऊपर सामने आएगा कि अब तो लाखों लोग जो है ना, मतलब दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं और सब होना है। अगर ये सब कुछ इतना ही हो रहा है तो भाई ये लोग अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? ये नौजवान जो है वो धक्के क्यों खा रहा है? ये सड़कों का, चीज़ों का इतना बुरा हाल क्यों है? मतलब देखें, अगर लोग काम कर रहे होंगे तो वो टैक्स गवर्नमेंट को देंगे, वो टैक्स गवर्नमेंट को देंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। तो अगर लाखों लोग XYZ जगहों से IT कोर्सेज करके 5-5, 10-10 हजार डॉलर महीने के बना रहे हैं, तो वो पैसे तो रेगुलेट होकर आते हैं। तो गवर्नमेंट के पास तो फिर बहुत पैसे होने चाहिए। तो या तो गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या फिर NGOs झूठ बोल रही हैं। तो हम गवर्नमेंट को लेवरेज दे देते हैं कि यहाँ पर तो हमें NGO से नज़र नहीं आता। ये तो दूसरा बड़ा मसला है कि हमने कभी भी एम्पावरमेंट बेस काम अपने मुल्क में किया ही नहीं। हमारे यहाँ ना डोनेशन भी, मैं कहता हूँ, वो जब तक हम वो रोता हुआ बच्चा नहीं दिखाते जिसके ऐसे आंसू बह रहे हों और उसकी जो है वो ग्रे स्केल में तस्वीर करके हम लोगों को नहीं दिखाएंगे कि जी आखिरी वक्तों में ऑक्सीजन मास्क उसके लगा हुआ है, तब तक यहाँ पर लोग भी डोनेशंस नहीं कर रहे होते। लोग इस चीज़ को अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि ये जो ज़कात का सिस्टम मुस्लिम माशरे में खुसूसन है और ये जो डोनेशंस का सिस्टम है, इट इज़ फॉर अपलिफ्टिंग द सोसाइटी। हम लोगों को डिपेंडेंट बनाने की जगह इन रिसोर्सेज को उन चीज़ों में खर्च करें जिससे वो इंडिपेंडेंट हो। वी शुड टीच देम हाउ टू फिश इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फिश, जो एक चाइनीज माकूला है। अब लेकिन क्योंकि वो मुश्किल काम है, उस मुश्किल काम में लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, आपको उनकी मेंटल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, फिजिकल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उनको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, बहुत सारे, मतलब ये एक मेहनत तलब काम है। और इसका इम्पैक्ट फ़ौरन नज़र नहीं आता कि खाने का इम्पैक्ट तो आप फ़ौरन दिखा सकते हैं ना, कि एक आदमी खाना खाने के लिए बैठा, आपने तस्वीर खींची, उसको सोशल मीडिया पर डाल दी, उसका इम्पैक्ट फ़ौरन आपको मिल गया कि जी देखो कितना ज़बरदस्त है, इतने 100 लोग बैठ के खाना खा रहे। लेकिन अगर आप किसी एक
फैमिली को डेवलप कर रहे हैं, उसके डेवलप करने के लिए एक मुश्किल काम है। उसको उस सोच से निकालना जिस सोच में वो पला बड़ा है, फिर उसको राइट एजुकेशन देना, उस राइट एजुकेशन के बाद उसको उस राइट मार्केट से कनेक्ट करना। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो हर आदमी आसानी चाहता है। अच्छा, आपका जो एचआर एक्सपीरियंस रहा है, जो एचआर का एक्सपोजर है, काफ़ी डाइवर्स रहा है, सही है, हॉस्पिटैलिटी से लेकर मैरीटाइम, तो इसने आपकी एचआर फिलॉसफी, ह्यूमन मैनेजमेंट फिलॉसफी को कैसे ड्राइव किया? मुझे आज जो आसानी है बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट करने में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को उनके हिसाब से सॉल्यूशंस को कस्टमाइज़ करके देने में, मैं समझता हूँ कि वो मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंस था जिसके थ्रू मैं आया। और उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना होता है ना, तो वो आपको छोटे छोटे रास्तों पे चला रहा होता है। आपको समझ में नहीं आ रही होती उस वक्त कि आप यार यहाँ क्यों हैं। 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ऐसे भी काम किया जहाँ पर मैं सोच रहा था कि यार मतलब मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सारी चीज़ें मेरे मवाफिक थी, मुझे समझ में भी आ रहा था सब कुछ, लेकिन मैंने देखा उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि वो इंसानियत की तजलील हो रही थी। वो जो एक सेठ है वो वर्कर्स को किस तरह से जो है वो नौकरियों से निकालना, उनके बेनिफिट्स को एक्सप्लॉयटेशन, एग्जैक्टली वो सब चीज़ें। तो अल्लाह ने ना मुझे उन सब जगहों से घुमाया इन ऑर्डर टू बिल्ड के जब तुम अपना कोई सेटअप बना रहे होगे, जब तुम लोगों के लिए काम कर रहे होगे ना, तो इसको ये बातें शायद पता होनी चाहिए कि लोगों के साथ क्या होता है माशरे में। और हमारे यहाँ यूजुअली आपको पता है ना, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हम क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे बन के दिखना चाहते हैं, हम जो हैं वो हमेशा एज एन गुड बॉय लोग नज़र आना चाहते हैं, तो हम बहुत आराम से हम वो बातें कहते नहीं हैं जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं। अभी थोड़े अरसे पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी के एक्स एम्प्लॉय ने आग लगा ली थी कोर्ट के अंदर, सुना होगा आपने अपने आप को, और वो भी इसी एक्सप्लॉयटेशन का ही नतीजा था जो एक मल्टीनेशनल कंपनी उसके साथ करी थी। ये तो एक मल्टीनेशनल का है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, या अगर आप चले जाएं कोरंगी में ही सारा लाइन से इतनी सारी और कंपनीज हैं, साइट एरिया चले जाएं, आप कभी किसी फैक्ट्री के बाहर जाके खड़े हो जाएं, उस गेट में अंदर मजदूर के जाने के प्रोसेस को आप देख लें, आपको वहीं समझ में आएगा कि इंसानियत की तजलील ये होती है। अच्छा, अब ये कोई आम एचआर वाला इसके ऊपर क्यों बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी जॉब सिक्योर करनी है, उसने आगे वाले सेठ को ये दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा क्लर्क हूँ। आप जैसा बोलेंगे ना, आपकी कड़वी गोली को मैं मीठा बना के लोगों को आराम से डाइजेस्ट करवा दूंगा। आई एम सॉरी बट दीज आर द बिटर ट्रुथ्स। और अगर मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर तो कोई करेगा ही नहीं ना। हम किसी मतलब आज किसी जॉब करने वाले से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इन चीज़ों के ऊपर बात करेगा। तो वो उन सब चीज़ों मतलब उस पूरे रास्ते से गुजर कर आज मुझे ये लगता है कि हाँ यार, आज अगर हमने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो मुझे शायद वो कहीं पर अल्लाह ने ट्रेनिंग दिलवा दी थी कि जी जब तुम्हारे हाथ में लोग आएंगे या तुम्हें जब मौका मिलेगा, तो तुमने फिर लोगों को इस अंदाज में बिल्टअप करना है, इस अंदाज में तैयार करना। ठीक ठीक। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आपके एचआर एक्सपोजर में आपको करने को मिला और उससे की बहुत लर्निंग हुई हो? लर्निंग तो मैं समझता हूँ आज भी मेरा सीखने का एक फेज़ है, और मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने सीखी हैं। चलें आपको एक प्रोफेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं आई यूज़ टू वर्क फॉर एन आईटी कंपनी। पाकिस्तान की बड़ी आईटी कंपनीज़ में उसका शुमार होता था, और उसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो है वो चेंज करवाना था। और आप जानते हैं कि फॉर आईटी कंपनी जहाँ पर आप लाइव सर्विसेज दे रहे हो, डाउन टाइम मीन्स के आप कंपनी की मौत है। और इट वाज अ कराची के जैसे हालात और सारी चीज़ें, तो इट वाज अ $multi-million प्रोजेक्ट जो मैंने 450 लोगों की शिफ्टिंग जो है वो 90 डेज़ के अंदर विदाउट अ सिंगल मिनट डाउन टाइम उस वक्त की थी। और इट वाज लाइक अ वाव फैक्टर। इवन मुझे दूसरी एक कंपनी से लिटरली जॉब ऑफर आई, सीइंग दिस के इतने सारे लोगों को
विदाउट अ सिंगल मतलब सर्वर 1 मिनट के लिए आपके ऑपरेशंस बंद नहीं हुए और आपने जो है वो लोगों की शिफ्टिंग कर दी। दैट वाज हाउ आई मैनेज अगेन। मेरा वो आईटी वाला स्किल उसके अंदर बड़ा काम आया कि मुझे उस कंपनी का पेन मालूम था। तो इट वाज समथिंग कि मुझे लगता है, लेकिन आज जब मैं जहाँ से खड़े होकर देखता हूँ तो मुझे लगता है यार छोटा काम था। आज शायद उससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आगे आ रही हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह से बड़ी वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अपने स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं एचआर को एक स्टार्टअप के लिए और एक बड़ी कंपनी के लिए, क्या रोल होता है और कल्चर कैसे मेंटेन होता है एक बड़ी कंपनी का स्टार्टअप में मेंटेन करने में, क्या क्या मसले मसाइल आते हैं? कल्चर तो देखिए फाउंडर्स के थ्रू जो है ना वो कल्चर डेवलप होता है। जो टॉप मैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा ना वो वैल्यू ड्राइव करेगा ऑर्गेनाइजेशन। जो मेन स्टार्टअप जो हैं वो वहाँ पर आपको बड़ी रेजिलिएंट वर्कफोर्स चाहिए होती है, क्योंकि स्टार्टअप्स आर वेरी डायनेमिक। आपको अपने प्रोडक्ट का ही नहीं पता होता ना इनिशियली, आपको मालूम ही नहीं होता ये 100 रुपये में सही बिकेगा, ये 1000 रुपये में बिकेगा, या आपका सही आप सोच कहीं रहे होते हैं कि आपका कस्टमर है, वो निकल कहीं और से आता है। बड़ी रेजिलिएंट किस्म की ना वर्कफोर्स स्टार्टअप्स के लिए चाहिए होती है। और जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पर प्रोसेस ओरिएंटेड लोग वो चलते, तो वो लोग जो चाहते हैं, जिनके अंदर डायनामिज्म है, जो चाहते हैं नई नई चीज़ें ट्राई करना, यंग ब्लड है या इवन ओल्डीज, लेकिन वो चाहते हैं कि यार कुछ नया करें ज़िंदगी में, वो लोग फिट होते हैं स्टार्टअप्स के लिए। और जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर आप चाहते हैं कि जी वो एक कंफर्ट जोन है, 9 to 5 की जॉब हो, सुबह रोज़ाना सुबह ऐसे करके कंप्यूटर खोलूं और उसके बाद जो है वो 15 ये चीज़ें हैं उनको टाइप करूं और ये मैंने सर्टन रिपोर्टिंग करूं, और इस प्रोसेस के बाद मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, और ये भी ना एक अल्लाह की तरफ से आई बिलीव के डिफ्रेंसिएशन है लोगों की, कोई इसमें कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोगों की एक डिफ्रेंसिएशन है। तो जो लोग रेजिलिएंट हैं, डायनामिक हैं, वो स्टार्टअप्स चले जाएं। जो लोग कंफर्ट जोन एंजॉय करना चाहते हैं, दे शुड गो फॉर द कॉर्पोरेट और प्रोसेस ओरिएंटेड जॉब्स। अच्छा, माशाल्लाह से आपने एचआर में एमबीए किया, तो उसने कैसे आपकी सोच को बदला पीपल मैनेजमेंट में और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में कैसे काम करना चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग एमबीए से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया। मुझे नहीं लगता कि एमबीए जो है वो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट्स को डील करना सिखाता है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी दे देता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि आप कितने भी वॉट एवर द सिनेरियो इज़, आपको जो है वो अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करना। आपने जो है वो अपनी बात आपको सामने वाले तक आराम से कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए। ये बड़े कुछ मेरा ख्याल है बेसिक स्किल्स होते हैं जो एमबीए या यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी डिग्री प्रोग्राम देता है। बाकी प्रेशर तो सस्टेन करना जो प्रैक्टिकल लाइफ देती है वो तो कोई भी नहीं सिखा सकता। अच्छा, कौन सा ऐसा अंडररेटेड एचआर स्किल है जो आपको लगता है इसकी आज कोई वैल्यू नहीं की जाती बट वो बहुत अंडररेटेड है? हमारे जैसे कॉम्प एंड बैन वाला पूरा एक मॉड्यूल या पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, तो वो आज मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ऐसा अकाउंटेंट टाइप का उनको फील करवाया जाता है कि भाई तुम्हारा काम है तनख्वाह बनाना, तनख्वाह बनाओ, लेटर निकालो और ये करो। तो दुनिया में उस पर बड़ा काम हुआ है, एचआर के ऊपर बड़ा काम हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में शायद अगले 20 साल 25 साल लगे। जब हम लोगों को इंसान समझना शुरू करेंगे तो उसके बाद एचआर को भी हम कुछ समझना शुरू कर देंगे। अच्छा, माशाल्लाह से आपका 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है एचआर की फील्ड के अंदर, तो वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़, वेल बीइंग ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, इस पे कितना काम बाकी है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया कहाँ निकल चुकी है? पाकिस्तान में तो आई बिलीव कि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। देखें, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर, हम सिंस वी आर नाउ अ वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें मालूम है अब ज़्यादातर लोग गिमिक्स या यू सी सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करने के लिए काम कर रहे होते हैं। दे डिडंट मीन प्रॉपर वेलबींग। और अगर जिस वक्त हम एक वर्क लाइफ बैलेंस को समझना शुरू कर देंगे कि ये जो हमारा एम्प्लॉई है ये किस डायनामिक से आया है। देखें, अगर आपने किसी को हायर किया है ना तो यू शुड बी वेल अवेयर कि आपने किसको हायर किया। अगर आपने सिर्फ तजर्बाती बुनियाद पे किसी को हायर कर लिया है और आपको हायर करने के भी 6 महीने के बाद तक नहीं मालूम कि वो किस बैकग्राउंड से आया, तो वो आप मतलब फिर तो यू आर किलिंग योर रिसोर्सेज। आप तो अब मतलब ऑर्गेनाइजेशन को तो अपने लॉस में लेके जा रहे हैं। तो लोगों को
राइट टाइम राइट लोगों को सेलेक्ट करना और उनकी फिर एक राइट डेवलपमेंट करना कि वो एक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि गोल्स जो हैं वो बिजनेसेस के साथ अलाइंड नहीं है और क्वांटिफाइबल यूजुअली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सब जगह, मतलब देयर आर पीपल हु आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, नो डाउट इन इट, लेकिन जो एक हमारी मेजॉरिटी है तो दैट्स द रीज़न कि हमारे लोग अभी तक एक्सप्लॉयटेशंस का शिकार हैं या वो वैसी ओसीबी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर नहीं दिखाते या ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन नहीं पोर्ट्रे कर पाते जैसी कि ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है। जैसा कि आपने बताया कि हमने खुद मुहाफिज का क़याम किया 2020 में, तो क्या मिशन था उसके पीछे? जरा क्लियरली बताएंगे। आपने एपीएस का तस्करा तो किया, बट व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव फ्रॉम दैट, राइट? और अभी तक कितना अचीव कर लिया है? खुद मुहाफिज तो मैंने आपको एक बेसिक इंस्पिरेशन बता दी। उसके बाद बीच में मैंने एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मुझे काम करने का मौका मिला और वहाँ पर क्योंकि आई यूज्ड टू बी अ वेरी ओबीज काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मुझे वो हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए थे अपने प्राइम टाइम के अंदर, अर्ली 30s के अंदर। मुझे मौका मिला उस स्पोर्ट्स क्लब में डिफरेंट एक्टिविटीज़ का, डिफरेंट कामों को करने का, डिफरेंट स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करने का, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं ऑपरेशंस में गया हूँ या मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ तो उसके बिजनेस ऑपरेशंस को मैंने बहुत जाके डीपली अंडरस्टैंड किया। क्योंकि अगर कोई मैनेजर अपने ऑपरेशंस को की रिक्वायरमेंट और उनकी एग्जीक्यूशन को समझता ही नहीं है तो उसके अंदर वो कभी इम्प्रूवमेंट भी नहीं कर सकता, कभी कंपनी को क्वान्टिफाइबल बेनिफिट भी नहीं दिलवा सकता। सो आई लर्नड इट ओवर देयर। और फिर वहाँ पर हमने डिफरेंट ड्राई रन्स ऑफ द प्रोग्राम किए। करते करते बीच में ये समझ में आया कि नाउ यार दीज आर द सर्विसेज जो हम समझते हैं कि अपना लोगों के लिए होनी चाहिए। और ये सर्विसेज सिर्फ होनी नहीं चाहिए, ये सर्विसेज इस तरह से पैकेज्ड हों कि लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार हों। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखनी होती है कि आइदर पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट और नॉट। अगर आप बहुत ही कोई कमाल, आप किसी कोई जेट इंजन का पुर्जा बना लें और अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो आप उसका क्या करेंगे? तो उसको हमने वैसा पैकेज करना, फिर हमने उसको सिर्फ पैकेज नहीं किया, उसकी सेल्स को इंश्योर करते करते उसका स्केलेबिलिटी मॉडल। तो दीज वर द थिंग्स जो हमने उन टाइमिंग्स के अंदर डेवलप की। अच्छा, आपका माशाल्लाह से बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस था एचआर एडमिनिस्ट्रेशन का, पर जब आपने अपने कारोबार में कदम रखा तो जैसे आपने बताया कि मैं तो लोगों को एक्सप्लॉइट होता देख चुका था। मैंने देखा अपने पास एक्सपीरियंस के अंदर कि लोग, जो आपका सेठ होता है या बिजनेस ओनर होता है या पाकिस्तान के डायनेमिक्स में वो इंसानों को इंसान नहीं समझता। बट जब आपने अपनी दुनिया बनाने की शुरुआत करी, जब इस सफ़र की शुरुआत हुई, तो उस एक्सपीरियंस ने वो कैसे हेल्प आउट किया कि एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाए, एक बेहतर स्टार्टअप का क़याम किया जाए जहाँ वो सब ना हो जो आप अपने माजी में एक्सपीरियंस कर चुके हैं? लेकिन सर्विसेज सेक्टर के लिए ना जो उसका मेन एसेट होता है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है। और खुद मुहाफिज अगर आज कामयाब है तो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, अपने प्रोसेसेस की वजह से। वो प्रोसेस मैंने एम्प्लॉयज़ हायर नहीं किए, मैंने अपने साथ बिजनेस पार्टनर्स डेवलप किए। माई ट्रेनर्स आर माई इक्विटी ओनर्स। इट इज़ वन ऑफ द की रीजंस कि जो लोग मेरे साथ शुरू में पहले दिन जुड़े थे, जब हमने प्रॉपर अपना स्टूडियो कायम किया और लॉन्च किया, आज भी मेरे साथ वही लोग हैं। क्योंकि अगर फाउंडर अपने कोर ऑपरेशंस के अंदर ही इन्वॉल्व रहेगा तो वो बिजनेस को बढ़ाएगा कब, वो चीज़ों को स्केल कैसे करेगा? तो उसके लिए ज़रूर, और अगर आपके वो कोर ऑपरेशंस चलने हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, आपके पास कोई एआई का कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको चलाने के लिए, सो आपको लोगों के स्टेक्स को वैसे ही हाई करना होगा। ये जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, आप इसमें अब तक कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते जहाँ पर लोग एज एन ट्रेनर या किसी कोई जिम में किसी ने एज एन ट्रेनर किसी को हायर किया और उसको इक्विटी दे दी हो। तो खुद मुहाफिज की इक्विटी जो है वो खुद मुहाफिज के जो ट्रेनर्स हैं उनके पास है। तो दैट्स वन ऑफ द की मोस्ट रीज़न कि हमने
लोगों को इस सेगमेंट पे जब मैं आया तो मैंने स्पोर्ट्स के लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जैसे जो कि मार्केट प्रैक्टिस थी कि एक को निकालो दूसरा रख लो, दूसरा निकालो तीसरा रख लो। जो पहली दफ़ा में हमारी वैल्यूज़ के साथ मुझे लगा कि जहाँ दिस इज़ द राइट मैन, और वो शुरू के लोग थे। मैंने हायरिंग के अंदर 6 महीने लगाए। यू सी, गेटिंग द राइट पर्सन ऑन बोर्ड इज़ नेवर अ ईजी जॉब। मुझे 6 महीने लगे फॉर गेटिंग अ डिजायर्ड पर्सन, और उसको फिर डेवलप किया, एंड नाउ आई एम अ हैप्पी मैन। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ और देखने। गिवन दैट कि आपका एचआर का बैकग्राउंड तो आपको चाहिए लगे। एग्जैक्टली क्योंकि पाकिस्तान में जो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं ना, ये आपको सोशल मतलब लिंक्डइन वगैरह पे नहीं मिलता ये आपको। और हम जैसे लोग शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जॉब पोस्ट करते नहीं है। आपको जो है वो कम्युनिटीज में जाना पड़ता है और जाकर फिर लोगों से बात करनी पड़ती है। मतलब इट्स अ टायरिंग जॉब। मतलब आज भी हम जब भी हमें कोई एक ट्रेनर बढ़ाना होता है तो हमें 4-5 महीने, हमें 60-70 डेमोज हम होते हैं हमारे पास, उसके बगैर हम नहीं रखते। क्योंकि देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही क्रूशल जॉब है ना। हमारे पास फैमिलीज आ रही हैं, हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास लोग अपनी इलनेसेस के साथ आ रहे हैं, और अगर हमने कोई गलत तजर्बा कर दिया उनके साथ तो हमें, और फिर वो हम तो डॉक्टर्स की तरह नहीं कह सकते कि आई एम सॉरी काम हो गया। इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। हमें फिर वो उन सब चीज़ों को देखते हुए अपने एक राइट मैन को ऑन बोर्ड करने के लिए एक वक्त लगता है। अच्छा, अगर मैं इस तरफ जाना चाहूँ कि आपने कहा क्यूटी बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, क्या आप हर ट्रेनर को क्यूटी दे रहे हैं? तो क्या मेथड रहा उसको देने का? डाइल्यूट करी इक्विटी या प्रिंसिपल इक्विटी में डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं? हर ट्रेनर को नहीं दी, हमारे जो मेन ट्रेनर्स थे उनको दी। ईसॉप के थ्रू दी, ईसॉप के थ्रू दी, और उनको जिम्मेदार कर दिया उस ऑपरेशन को चलाने का। उनको मालूम है कि हमारी हर लोकेशन के ऊपर कहाँ कहाँ पे कब कब क्लासेस हैं। आगे के लोगों को उन्होंने देखना है, अब मैंने नहीं देखना। नो, इट्स नॉट माय जॉब। माय जॉब इज कि मैं इसको फर्दर कैसे इस बिजनेस को स्केल अप कर। तो मैं सिर्फ अपना वही काम करता हूँ। मैं लोगों से मिलता हूँ, बिजनेस को स्केल अप करने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रेटेजी डिसीजंस के लोकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह की जगहों पे हमने न्यू ब्रांचेस खोली, हम उसके ऊपर मेरा काम होता है। क्लास के अंदर क्या ट्रेनिंग हो रही है, नो, इट्स नॉट माय जॉब। ये हमारे ट्रेनर्स, हमारे हेड्स, हमारे वेलनेस ट्रेनर्स, या वो डॉक्टर्स जो हमारे पास बोर्ड पर हैं, या हमारे फिजियोज, हमारे न्यूट्रिशन, ये उनका काम है। व्हाई शुड आई बी डूइंग समथिंग के जिसको मैंने पहले पढ़ा भी नहीं था। मुझे तो मैंने सही लोगों को रखा है और उनको एम्पावर कर दिया है, और अब मुझे ऑपरेशन में मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम द लास्ट पर्सन जो ऑपरेशन के ऊपर बात करता है। सही। अच्छा, अभी थोड़ी देर से पहले आपका शार्क टैंक पाकिस्तान में जाना हुआ, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई भी एक्सपीरियंस जो आप नया कर रहे होते हो, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको लर्निंग देता है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे शार्क टैंक की भी, अगर हम बात करें तो अगर बहुत कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने सीखना है तो पाकिस्तान में बहुत कुछ इन्वेस्टर्स ने भी सीखना है। और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं अपने एक सेट अपने एरिया पे बात करूं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसके अंदर तो सोशल इन्वेस्टर्स ही नहीं है। शार्क टैंक के अंदर तो एक भी नहीं था। शार्क टैंक में तो मेरे ख्याल से सारे वीसीस ही थे। वो सारे वीसीस थे, और अब उसमें तो ऐसे लोग भी थे कि जिनके अपने स्टार्टअप्स उन्होंने जो है वो ऐसे कोई बिल्टअप नहीं किए हुए जो कामयाब हों। मतलब एक केस आप जानते ही हैं कि एक उनका भी वीसी था और वो खुद भी मौजूद थी उसके अंदर। अभी तक उनका अपना स्टार्टअप भी जो है वो कहीं पर ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। पैसे बहुत सारे हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्टार्टअप को डेवलप करना है समथिंग एल्स। मुझे नहीं लगता कि दैट वाज द फोरम। मतलब अभी उन इन्वेस्टर्स या इट वाज अ वेरी गुड मूव, होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी चलो ये स्टार्ट हो गया जैसे भी हुआ, लेकिन बहुत कुछ वक्त लगेगा उस मैच्योरिटी लेवल के लिए। वो मैच्योरिटी लेवल सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई चीज़ क्रिएट कर दी, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपकी व्यूअरशिप डेवलप हो गई, उससे इन्वेस्टर्स को
या एंटरप्रेन्योर्स को क्या फ़ायदा हुआ? कितने लोगों को अब तक फंडिंग मिल गई? इज़ देयर एनीवन? मेरे तो जहाँ तक मेरी मालूमात है किसी को नहीं मिली किसी अभी को भी नहीं मिली अब तक फंडिंग, और वी आर कनेक्टेड विद इट। तक। तो मार्केटिंग गिमिक्स तो बहुत सारे होने, हमें भी अभी समझना होगा। मतलब आई थिंक इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इवन इतना बड़ा अगर आप नाम पाकिस्तान में ला रहे हो तो इट वाज डिस्पाइट इट वाज अ वेरी गुड मूव। आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि जी स्टार्टअप इकोसिस्टम को फायदा हो रहा है इससे, बहुत सारे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप का पता चला है। लेकिन क्या उन 100 में से कोई एक भी इस काबिल नहीं था कि जिनसे आप कमिट करने के बाद आपने उसको फंडिंग नहीं दी या काम नहीं किया? तो इट इज़ समथिंग के जो कि बहुत क्वेश्चनेबल और डिबेटेबल चीज़ें हैं। और बट आई होप, आई बिलीव कि मैच्योरिटी आएगी, सेंस विल प्रिवेल, और चीज़ें स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अच्छी होंगी इंशाल्लाह आगे आगे जा। अच्छा, इससे शार्क टैंक की जो एक ब्रांड है वो डैमेज तो नहीं हुई पाकिस्तान में? मुझे नहीं लगता अभी तक ना पाकिस्तान में जो आम आवाम है उसको एंटरप्रेन्योरशिप का इतना कुछ पता है नहीं। तो वो तो आप मतलब वो उसको तो इतना ही नज़र आता है कि जी वो आप बैठे, आप टीवी स्क्रीन के ऊपर जो है वो 1 करोड़ मिल गए और 2 करोड़ मिल गए, 3 करोड़ मिल गए, पीछे की गेम उनको मालूम नहीं है। लेकिन आई एम अफ्रेड कि जिस वक्त ये पता चलेगा कि जी आज जो है वो 7-8 महीने गुजरने के बावजूद किसी एक स्टार्टअप को भी फंडिंग किसी वीसी ने रिलीज़ नहीं की, देवर अगेन नॉट इन्वेस्टर वीसीज, तो ये आने वालों के लिए जो है ना वो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम, कि लोग फिर किस पे जाके ट्रस्ट करेंगे? इतना बड़े ब्रांड के अम्ब्रेला में भी अगर हम ऐसा काम कर दें तो फिर लोग जाके ट्रस्ट किसको करेंगे? तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए, जिन्होंने सोचनी है उनको सोचना चाहिए, जिन्होंने करना है उनको सोचना चाहिए। अच्छा, माशाल्लाह से आपका सफ़र स्टार्ट होता है कस्टमर सर्विस, ऑपरेशंस, एचआर और फिर अब हॉस्पिटैलिटी, राइट? सो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस माजी में रहे, इन्होंने कैसे हेल्प आउट किया आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने में और एक स्टार्टअप की बुनियाद रखने में? मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ों में जो मेरा मेन रोल था ना, दैट वाज पीपल मैनेजमेंट। और सर्विसेज साइड का स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए आपको एक अच्छा आपके लिए जो सबसे एसेंशियल स्किल है ना, ये यू शुड बी अ गुड पीपल्स मैनेजर। आपको पता होना चाहिए आपके लोगों को क्या परेशानी, और अगर ये डाइवर्सिफिकेशन शायद कुछ लोगों में बहुत नेचुरल टैलेंट होता हो, भाई मुझ में नहीं था, तो अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ घुमाते फिराते मुझे फिर मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ वो एक सर्विस बेस्ड स्टार्टअप बिल्ड करने में हुआ, कि आज क्योंकि उसमें जो सबसे की रोल है अगेन दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, सर्विंग द पीपल का नारा तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, सही है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोर्सेज करा रहा है। अब एक सर्विंग द पीपल के अम्ब्रेला के अंदर मार्केटिंग टैक्टिक भी स्टार्ट हो गई है कि एक मसीहा लाया जाता है, वो लोगों का आईफोन बांट रहा है, कभी कुछ बांट रहा है, कभी जॉब्स देने लगता है, सही है। तो ये सर्विंग द पीपल वाला जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर, ये वाकई कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है या ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, लोग अपनी ब्रांड बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, आपने आज तक देखा किसी को आईफोन बांटते हुए? नहीं, क्यों नहीं देखा? क्योंकि शायद जस्टिफाई नहीं कर पाते होंगे वो देना। उन्होंने पैसा बनाया लेकिन मेहनत से बनाया ना, और जिसने पैसे मेहनत से बनाए होते हैं वो फेंकता थोड़ी है। सही बात है। मतलब आज अगर मैं किसी ऑफिस फैमिली ऑफिस का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतने बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज हैं कि उनके पास बैंक भी हैं, तो उनके पास फ्लोर मिल्स भी हैं, तो उनके पास रियल एस्टेट भी है, इतना कुछ है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को जो है वो एक आईफोन तो एक बड़ी चीज़ होती है, वो कभी उन्होंने कभी नोकिया 3310 भी ऐसे नहीं बांटा। शायद उनको सस्ती शौहरत की ज़रूरत भी नहीं है, उनको ज़रूरत नहीं है ना, और फिर उनको पता है, मतलब दे हैव द पेन कि यार ये पैसा ना मैंने कैसे बनाया है, ये मतलब एक स्किल होता है, ये एक तकलीफ होती है। जिन लोगों के पास एक इजी इनकम होती है और उनको अगेन उसको जो है वो ड्राई क्लीन करने की ज़रूरत होती है, उनको ये सारी चीज़ें शोबदेबाजियाँ चाहिए, तो वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हैं और वो बहुत सारी मिल भी जाती हैं। और अगेन पाकिस्तान के अंदर जो है वो लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा बिकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी, अगर आप देखेंगे ना, कोई आदमी अच्छे कपड़ों में आपसे हेल्प सीख करेगा तो आप उसको हेल्प नहीं करते। कोई फटे हुए कपड़ों में आकर आपको बड़े सारे वास्ते दे के करेगा तो वो आप उसको ज़रूर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि
आप किसी को इस तरह के गैजेट्स बांट के जो है आपने कुछ उसके लिए बहुत भला कर दिया है। उस गैजेट की प्राइस में आई बिलीव कि उसकी पूरी कैरियर काउंसलिंग से लेके उसका पूरा कैरियर पाथ और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती थी। अच्छा, एक और बात चीज़ काबिल ज़िक्र है इसके अंदर, वो मेरे ख्याल से ये है कि आपने भीख मांगने को ना बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया। आपके शोज़ होते हैं रमज़ान में, वो कहते हैं बाइक दे दें, प्लीज़ दे दें, लिटरली भीख ही मांग रहे होता है। एग्जैक्टली सही है, मांगना ही भीख होता है। वो शायद आप शो के अंदर मांग लें लाइव, या आप किसी बड़ी पर्सनालिटी से मांग लें और फिर वो भीख देता भी है आपको। सही है, तो इसने आपकी सोसाइटी पे कितना मनफी असर डेवलप किए हैं रिसेंट टाइम में, तो उसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान का माशरा ना, मैं समझता हूँ कि सोशली हमारी जो मोरल वैल्यूज़ थी वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। ये फैमिलीज़ के साथ शोज़ में जाकर उछल उछल के चीज़ें मांगना एक है। आपने गए, आपने कोई मतलब रिस्पेक्टफुली आपने कोई गेम खेला, उसमें कोई प्राइस था, इट इज़ समथिंग फाइन। लेकिन आप जा रहे हैं भाई दे दो, और फिर आप सस्ते फेम के लिए अपनी घर वालों के साथ जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर कोई डांस कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अपनी फैमिली को और अपनी वालदा को डांस करवा रहा है और उससे पैसे बनवा रहा है। तो ये तो एक माशरती इन्हतात है जिसकी तरफ पाकिस्तान जा रहा है। और जो सोशल स्टार्टअप्स हैं, ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ना कहीं इस चीज़ को एड्रेस ज़रूर कर रहे होते हैं। आप जितने भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे वो यहाँ इस चीज़ को ज़रूर बिलीव कर रहे होंगे कि जी हमें जो है ना वो एक ग्रेस रखना है, हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर रखनी है लोगों की। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म हो जाना है ना, तो फिर ये होता है कि आवाम जो है वो शो में पैसे मांग रही होती है और वज़ीर आज़म जो है वो दूसरे मुल्कों में मांग रहा होता है। फिर तो ऐसे ही होता है जैसा हो रहा है हमारे साथ। ठीक, सही, ये तो बहुत ही ख़राब हालत है। अच्छा, आप माशाल्लाह से एडमिन रोल्स में भी रहे और एचआर रोल्स के अंदर भी रहे, तो जो यंग हमारे प्रोफेशनल आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगे जो लीडरशिप में आना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं? आजकल की जनरेशन को तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि शॉर्टकट्स को छोड़ दीजिए। ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। आपने जो शुरू से फोकस करना है ना अपनी ज़िंदगी में, वो अपने हेल्थ एस्पेक्ट को ज़रूर करें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर इफ़ यू आर नॉट इनटू ड्रग्स, इफ़ यू आर नॉट इनटू समथिंग कि जिसकी वजह से आप 40 साल के अंदर जो है वो आप घुटने और कमर और कंधों के दर्द का शिकार हो जाते हैं, तो आप चीज़ें अपनी बिल्टअप कर लेंगे। कुछ चीज़ें शायद देर से होती हैं लेकिन वो देरपा होती हैं। ये जो सस्ती चीज़ें या ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, ये जो चाय के होटलों पे 50 रुपए की चाय ख़रीद के 50 करोड़ का बिज़नेस बनता है हर रात को, ये फिर आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपके पैसे, सब चीज़ें ज़ाया कर रही है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले माजी में जाने का, 2003 में जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, और आपने आपको एक एडवाइस दे सकें कि ये गलती नहीं करना, तो क्या देंगे? Indeed a very difficult question. मैं शायद समझता हूँ कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस ज़िंदगी में, बहुत सारे ना हमारी ज़िंदगी में एक मीठे नारे होते हैं या सुनहरे ख्वाब होते हैं। तो हमारी जो यूथ है या वो उनका फोकस लूज़ हो जाता है। तो अगर आपने कोई चीज़ करने की ठान ली है तो फिर आपको कोई चीज़ ना डिस्ट्रैक्ट ना कर रही। वो जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो आपको 6 महीने, साल, 2 साल अपने गोल से दूर कर देती हैं और कभी-कभी तो आप उन डिस्ट्रैक्शंस में जाके खो जाते हैं। तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फोकस मैंने बहुत मुश्किल से डेवलप करना सीखा है, मतलब आई हैव लर्नड इट। और मैंने उसमें प्रोफेशनल्स की हेल्प सीख की है, बोथ फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली, कि मैं समझता हूँ कि किसी भी इंसान का अपने गोल पे फोकस होना बहुत ज़रूरी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन या एचआर, नेचुरली क्या प्रेफर करेंगे? एडमिन, वाई? कंट्रोल है, पावर है। एचआर ऐसे गरीब सा लगता है मुझको।
पावर लोगों को करप्ट नहीं कर देती? नहीं, बस अगर वो पावर आप लोगों की बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। अब हमारे एडमिनिस्ट्रेटिवली आप बहुत सारे काम ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे कर सकते हैं जो गरीब एचआर मैनेजर नहीं करवा पाता, एडमिन मैनेजर करवा लेता है। तो आई बिलीव, और मैंने उन रोल्स को एंजॉय किया, तो आई बिलीव कि एडमिन में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, एक मिस्टेक जो आप अभी भी रिपीटली करते हैं बट यू विश कि मैं उसको छोड़ सकूं? शायद मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्ट नहीं, बिलीव कर लेता हूँ। हमें ट्रस्ट करना होता है, बिलीव नहीं करना होता। तो बहुत दफ़ा हम गलत लोगों को बिलीव कर लेते हैं, लेकिन शायद वो पहले गलती सुधारने में मुझे 1 हफ्ता लगता हो, अब 1 घंटे में मैं वापस सेट हो जाता हूँ। तो अब मकसद नुकसान कम होता होगा? अब नुकसान कम होता है, वो अब थोड़ी देर में, अब एनालाइज करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, पहले जो है वो इतनी नहीं थी। कोई बुक, कोई पॉडकास्ट या कोई कोट जो आप सोचते हो लीडरशिप के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो आपके जहन में आती हो? मुझे वक्त मिलता है तो मैं अपनी पॉडकास्ट ज़रूर करता हूँ, और उन लोगों को बुला के करता हूँ जो ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने पैसे बनाए। तो मोहब्बत मुझे उन जवानों से कमाते हैं जो पैसे तो और मोहब्बत मुझे हलाल पैसे। एग्जैक्टली हलाल पैसे। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब एंड आई रियली एडमायर देम कि ज़बरदस्त, मतलब 25 साल 28 साल का लड़का जो है वो महीने 10 लाख 15 लाख रुपए बना रहा है, फैमिली को ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है। इवन मैं कुछ अर्से पहले एक अपने मेट से मिला, उनके बेटे को एक जगह पे इंटर्नशिप के ऊपर रेफ़र किया था। आज वो बच्चा, उसने खुद पढ़ा, उसने अपनी फैमिली को पढ़ाया, उसने अपने कज़न्स को अब पढ़ा रहा है। अपने अब्बा को उसने कहा है, अब्बा आप लाइफ को एंजॉय करो, जाओ स्पोर्ट्स खेलो, मस्ती करो, घूमो फिरो। रीज़न बीइंग कि उसको एक शुरू में एक अच्छी गाइडेंस मिल गई और उसने वो लेके वो चल पड़ा, और आज वो अच्छे पैसे बना रहा है। तो मुझे इस तरह के लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, खुद मुहाफ़िज़ के मायने क्या हैं आपके लिए? एम्पावर्ड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो अपने हक के लिए खड़ा होना जानती हो, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखती हो, जो कि भिखारी सिस्टम पे बिलीव ना करती हो, जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, इंसानियत की तजलील ना करे, जो पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियत को आगे लेके जाए, जो पाकिस्तान से हस्पतालों को बंद करवाए। दैट इज़ खुद मुहाफ़िज़। पाकिस्तान से हस्पतालों को जिस वक्त लोगों की सेहत अच्छी होती है तो अस्पताल वीरान होते हैं। तो हम चाहते हैं कि सेहत के नाम पर अस्पताल ना खुलें, सेहत के नाम पर गेम एरिनाज खुलें, जिम्स हों, स्टेडियम्स हों, पार्क्स हों, ग्राउंड्स हों। वो चीज़ लोगों को मिले, ग्राउंड्स को ग्राउंड के लिए रहने दिया जाए, वहाँ पर प्लॉटिंग्स ना हो। तो जिस वक्त हमारे पास ये चीज़ें हम अचीव करना शुरू हो गए, तो ये जो लाखों रुपए के अस्पतालों में हमारे लोगों की ज़िंदगियों की कमाई एक वक्त में अस्पताल के बिल में चली जाती है, ये सब ख़त्म हो जाएगा। लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे यहाँ भी 70 साल का बुजुर्ग जो है वो ग्राउंड में आपको सड़क पे जॉगर पहन के भागता हुआ नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि खुद मुहाफ़िज़ कुछ ऐसा देखना चाहता है। ठीक। मुझे माशाल्लाह से बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच अदील, एंड यू पीपल आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। और यू सी प्रोमोटिंग दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये इटसेल्फ एक इतना बड़ा काम है। जिस वक्त पाकिस्तान में इकोसिस्टम की तारीख लिखी जा रही होगी, मैं समझता हूँ कि आपका ये नेशकास्ट चैनल और अदील जो है वो उसके अंदर ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मोर प्रोडक्टिव पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।